वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मैक्सिमम मिनिमा की क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। एक पार्ट हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग बाकी पार्ट्स अब जो भी हैं वो कंटिन्यू करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बात आती है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि हम लोग पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, है ना। तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है? कंसिडर द ग्राफ। एक ग्राफ गिवन है हम लोग को कुछ इस तरीके से, है ना। ये है हमारा ग्राफ, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, है ना। और हम लोग को ग्राफ गिवन है कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हम लोग का है 1 पे और ये हमारा 1/2 पे, कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा ग्राफ क्या कहता है कि स्टेटमेंट 1, द फंक्शन एफ एक्स, जो हमारे फंक्शन एफ एक्स है, इट इज इंक्रीजिंग इन 1,2। अच्छा, तो हमारा ध्यान से देखो, अगर हम इसको और बनाते हैं तो ये हमारा बेसिकली यहाँ तक है, कुछ इस तरीके से, है ना। ये इस पॉइंट तक जो है ये हमारा 2 है ना, ये। हाँ, ठीक है। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो 1,2 से लेके 2 तक जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और देखो, इंक्रीजिंग का मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ लिखूं इंक्रीजिंग, इसका मतलब होता है जो डिक्रीज ना करे। जो डिक्रीज ना करे मतलब जो या तो बढ़े और या तो फिर से नॉर्मली एकदम सिंपल सा चलता चला जाए, मतलब बिना उसकी स्लोप चेंज हुए, मतलब स्लोप एज इट इज ही रह जाए, है ना। तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो डिक्रीजिंग ना हो। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेसिकली कि वो बराबर से बढ़ता ही चला जाए, स्लोप उसकी कांस्टेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो 1/1,2 से 1 तक जो हमारा ग्राफ है वो बेसिकली बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद स्लोप उसकी बराबर हो गई है, मतलब कांस्टेंट हो गई है। तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हमारा इतना पार्ट जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आएगा। इस वजह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, 1/2 से 1 तक। और इस इंक्रीजिंग क्या होगा, जो डिक्रीजिंग ना हो। डिक्रीजिंग ना हो मतलब या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो स्लोप कांस्टेंट रहे। तो स्लोप यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रही है, यानी कि स्लोप यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्लोप हमारी कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग वाला पार्ट, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? इसमें हमारा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू कि द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1/2 से 2। ये एफ एक्स 1/2 से 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1/2 से 1, तो ये 1/2 से 1 क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। होपफुली समझो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, अ सिलिंड्रिकल पॉपकॉर्न टब। अच्छा, एक सिलिंड्रिकल पॉपकॉर्न टब बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा सिलेंडर कुछ इस तरीके से, है ना। अ सिलिंड्रिकल पॉप, ये पॉपकॉर्न का टब है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इज बीइंग फिल्ड विद पॉपकॉर्न्स एट द रेट ऑफ 314 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, हम लोग को वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम गिवन है, मतलब डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी क्या है, 314 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, ये हम लोग को डीवी बाई डी टी गिवन है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, द लेवल ऑफ द पॉपकॉर्न्स इन द टब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। इसमें जो लेवल है पॉपकॉर्न्स का वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, मतलब डीएच बाई डी टी पूछा है, डीएच बाई डी टी हम लोग से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डीवी बाई डी टी, है ना। डीवी बाई डी टी बराबर पाई, पाई हमारा कांस्टेंट है, आर रेडियस भी हमारी कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। और एच हमारा कांस्टेंट नहीं, एच क्योंकि हमारा जैसे जैसे पॉपकॉर्न भरता चला जाएगा, हाइट जो होगी सिलेंड्रिकल टब की वो बढ़ती चली जाएगी, मतलब जिसमें जितने में पॉपकॉर्न आ रहा है तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो डीएच बाई डी टी हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, बेसिकली एच को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, डीएच बाई डी टी, कुछ इस तरीके से। अब हमारा डीवी बाई डी टी कितना है, 314 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, है ना। पाई हमारा कितना होता है, पाई होता है 3.14 आर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डीएच बाई डी टी, इंटू डीएच बाई डी टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3.14 इंटू 100, ये 314 बन जाएगा, और ये 314 कट जाएगा, यानी कि ये हमारा पूरा कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर से, ये कट जाएगा।
तो हमारा फाइनली डीएच बाई डी कितना आ गया, डीएच बाई डी हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि हम लोग का डीएच बाई डी यानी कि रेट जो होगा ना, क्या पूछा था, लेवल ऑफ द पॉपकॉर्न्स इन द टब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ लेवल ऑफ पॉपकॉर्न्स 1 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। होपफुली वाला पार्ट समझो कि इजी सा था, वेरी इजी है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हम लोग को कर्व क्या गिवन है, y बराबर 2x² माइनस 6x माइनस 4। अच्छा, ये हम लोग को कर्व गिवन है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली यानी कि m हम लोग कह देते हैं m1 कह देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल मतलब x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, x एक्सिस का स्लोप होता है 0। तो अगर टेंजेंट जो है वो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो x एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा। x एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर इसका टेंजेंट हम लोग को बताना है कि इसका टेंजेंट बेसिकली होगा क्या, इसका टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी dy बाय dx, है ना। dy by dx विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x, है ना। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उसको ऐसे किया करो, है ना। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो इसको चेन रूल से किया करो। चेन रूल से मतलब बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, है ना। तो 2 ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, है ना। फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx बाय dx, ठीक है। फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा -6 और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा dx अपॉन dx, और फिर -4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अब dx और dx तो कट जाएगा, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली जब dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं। मान लो कि बात इसको हम अगर ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे थे dy बाय dt, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तब हम इसको लिखते हैं 4x, है ना। फिर लिखते हैं इसको dx बाय dt -6 और फिर dx बाय dt, कुछ इस तरीके से, है ना। ये अब इधर क्योंकि dx बराबर होता है, कट जाता है, यहाँ पर हमारा dt है तो इस वजह से यहाँ पे कटता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन आती है कि हमने ये वाला टर्म कैसे लिख दिया, यहाँ पर तो नहीं लिखते, यहाँ पर क्यों लिखा, है ना। तो इन केस अगर किसी कंफ्यूजन होगी तो बस ऐसे कर लिया करो, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं। चेन रूल है, पहले हम लोगों ने ओवरऑल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख दिया, है ना। होपफुली समझोगे। आप देखोगे अपना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, dy by dx इक्वल्स टू 4x - 6 - 0, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 4x - 6। अच्छा, तो ये हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और ये किसके बराबर है, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली 0 के बराबर है, तो ये हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 6/4 यानी कि 3/2, x हमारा 3/2 आ गया, है ना। एट विच द फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। तो हमारा x क्या आ गया 3/2, x अगर 3/2 आ गया तो y क्या आ जाएगा, y हम लोग फाइंड कर लेंगे, y आ जाएगा 2 into 3/2 का होल स्क्वायर -6 into 3/2 -4 इक्वल्स टू कितना, 2 into 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4 into 2, तो ये आ जाएगा क्या 9/2 -2 से ये जाएगा 3 और 3 3 9, है ना, -4 कुछ इस तरीके से। तो 9/2 -9 यानी कि 4.5 -9 बन जाएगा -4.5 -4 बन जाएगा क्या -8.5 यानी कि -17/2 -17/2 विल बी द फाइनल आंसर, राइट। यस, -17/2 विल बी द y। तो हम लोग का x, y जो हम लोग से पूछा गया, पॉइंट पूछा गया है ना, तो पॉइंट हम लोग का क्या आ जाएगा 3/2 -17/2, दिस विल बी द पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑन द ग्राफ, है ना, हमारे फंक्शन पे जो जिस पॉइंट पर हमारा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो रहा होगा वो 0 हो रहा होगा ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx 4x - 6 बराबर 0, है ना, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है। होपफुली समझोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, fx का गिवन है, इसमें fx गिवन है इक्वल्स टू log 1 + x, है ना, प्लस 1/1 + x, है ना। ये हम लोग का क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, ठीक है। क्या बोलता है, शो दैट fx अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 0। अच्छा, इसके मिनिमम वैल्यू x बराबर 0 पर आती है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब f' अगर मिनिमम वैल्यू की बात करी तो मिनिमम वैल्यू यानी कि f' क्या होना चाहिए 0, तो f' इसका निकालते हैं, तो f' कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का log का डिफरेंशिएशन 1/1 + x, और फिर 1 + x का डिफरेंशिएशन है 0 +
क्या आ जाएगा 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 कुछ इस तरीके से, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/1 प्लस x, यानी कि 1 प्लस x की पावर -1 है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली है 1 प्लस x की पावर -1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा -1 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे -2 चला जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन क्या बन गया, ये हमारा ओवरऑल फंक्शन बन गया 1/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, ठीक है। तो ये 0 के बराबर है, यानी कि ये दोनों चीज जो होंगी हमारी बराबर होंगी, है ना। ये दोनों चीज बराबर होंगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 1 प्लस x कुछ इस तरीके से, राइट, है ना। यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूं मैं। एक सेकंड। हाँ, तो अब इसके बाद हम लोग, हाँ यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बराबर 0, है ना। 1 प्लस एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है। ये हमारा ये बन जाएगा। फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स 0 होगा, और देखो 1 से 1 कट गया और हमारा x 0 होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स का 0 होने का मतलब है x बराबर -1, और x हमारा क्या हो सकता है, या तो x -1 हो सकता है या तो x 0 हो सकता है, लेकिन हमारा x -1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर x हमारा -1 हो गया तो हमारा ये बेसिकली क्या बन जाएगा, log 1 -1, 1 प्लस -1 यानी कि log 0, और log 0 जो होता है वो हमारी डिफाइंड क्वांटिटी नहीं होती है ना। तो log 0 इस डिफाइंड नहीं होता, इस वजह से x बराबर -1 नहीं हो सकता है, x बराबर 0 इज द ओनली हम लोग का करेक्ट इसमें पार्ट, जिसको जो हम इसको सॉल्व करके x बराबर 0 ही हमें मिल रहा है, कि x बराबर 0 ही हमें वो पॉइंट मिल रहा है जिसपे या तो मैक्सिमा बनेगा या तो मिनिमा बनेगा। अब चेक कर लेते हैं मिनिमा होगा या मैक्सिमा। उसके लिए हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ये हमारा क्या है, f डैश x का हम लोग क्या निकालते हैं, f डबल डैश x, है ना। तो f डबल डैश x इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा बेसिकली 1/1 कितना, सॉरी -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। तो जिस तरीके से इसका आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा प्लस 2/1 प्लस x का होल क्यूब, है ना, कुछ इस तरीके से। इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अब x बराबर 0 कैसे पुट करके देखते हैं। अगर इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1, अगर पुट करें क्या इसमें, अगर हम x बराबर 0 को अगर पुट कर दें तो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, -1/1 प्लस 2/1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2, है ना, और 2 - 1 यानी कि इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आता है हमारे मिनिमा के केस में। मिनिमा केस में हम लोग को यही तो प्रूफ करना था कि हमारा बेसिकली फंक्शन अटेन करता है अपने मिनिमम वैल्यू x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पर हमारा मिनिमम मिल रहा है, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इस तरीके से। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आएगा किस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो इजी सा था, ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। बस मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था इधर कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं चेक करने चला गया था। बस उसके अलावा बाकी सब सही है ना। होपफुली समझे हो कि बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ ऑफ किसका है, ये है fx क्या है, -x3, है ना, प्लस 27x -2, इसका ग्राफ ये गिवन है। अच्छा, फाइंड द स्लोप ऑफ द अबव ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करें। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, f डैश x मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, -3x² प्लस 27, है ना। बस इतना हो जाएगा, क्योंकि -3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन 27 इसका डिफरेंशिएशन, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, हमारा f डैश x पार्ट a आ गया, क्या स्लोप ऑफ द अबव ग्राफ, हमारे इस ग्राफ का स्लोप आ गया। फिर क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स a एंड b। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स a और b, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें। टर्निंग पॉइंट यानी कि ये देखो, ये मिनिमा है वो मैक्सिमा है। मिनिमा मैक्सिमा कैसे फाइंड करेंगे, f डैश x को 0 रख के, तो इसको अगर हम 0 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3x² प्लस 27 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x² माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो 3 कॉमन लेके इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x² माइनस 9 बराबर 0, यानी कि x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर -3 और x बराबर
प्लस 3। तो अब ध्यान से देखो x बराबर -3 तो ये होगा क्योंकि ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो c हमारा ये हो जाएगा 3, है ना। अब x बराबर -3 पे y कितना आएगा, x बराबर -3 पे हम लोग y निकाल लेते हैं, है ना। तो इधर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, x बराबर -3 पे y, है ना। तो x बराबर -3 पे हम लोग का y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -3 का क्यूब प्लस 27 -3 -2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -3 का क्यूब इज -27 पे माइनस लग गया है तो वो हमारा हो जाएगा +27 और 27 इंटू 3 इज 81, तो ये हमारा -81 और -2, तो 27 -81 इज कितना, ये इज -54 और -54 -2 -56 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और x बराबर 3 पे हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 3 पे हम लोग का y आ जाएगा कितना, -3 का क्यूब प्लस 27 इंटू 3 प्लस नहीं प्लस ही है ना, हाँ -2, तो ये आ जाएगा कितना, 3 का क्यूब 27 -27 प्लस 3 27 इंटू 3 81 -2, तो 81 -27 54 -2 इज 52, है ना। तो हम लोग के दोनों कोऑर्डिनेट्स ये आ गया, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया बेसिकली, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस -3, -56 -3, और ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3,52 कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट इसमें क्या बोला है, इवैल्यूएट f डैश f डबल डैश -2 f0 एंड f डैश 3। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग को f डबल डैश निकालना पड़ेगा, तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा, इधर निकाल लेते हैं, f डबल डैश x आ जाएगा बेसिकली 3 2 6 -6 x और ये आ जाएगा 0। अच्छा, तो अब ये है हमारा f डबल डैश x। अब हम लोग क्या निकालना है, f डबल डैश 2, f डबल डैश 2 विल बी हमारा कितना, 2 की -2 क्या था, -2, f डबल डैश -2 विल बी -2 रखेंगे तो -6 इंटू -2 इज 12। अच्छा, और f डैश क्या निकालना था, f डैश ऑफ 3, इसमें अगर 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें अगर 3 रखेंगे तो बन जाएगा -3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज कितना 9, और 9 इंटू -3 -27 प्लस 27 इज 0, f डैश ऑफ 3 कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद f क्या निकालना था, f ऑफ 0 रखेंगे इसमें तो 0 और 0 ये बन जाएगा, ये हमारा ओवरऑल कितना आ गया -2। अच्छा, ये आ गया -2, तो हम लोग के f डबल डैश -2 12 आ गया, f डैश 3 0 आ गया, f0 हमारा -2 आ गया। फिर क्या बोला है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ध्यान से देखो, ये -2 सबसे छोटा, फिर ये, तो हम लोग का f ऑफ 0 जो है वो सबसे पीछे, फिर उसके बाद हमारा आएगा f डैश 3 और फिर आएगा हमारा f डबल डैश -2। कुछ इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा किस तरीके से ये, सॉरी इधर के नहीं है, ये ब्रैकेट है और ये हमारा लेस देन का साइन है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा किस तरीके से अलग क्वेश्चन करेंगे, इजी सा, है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये हमसे क्या कहता है कि fx इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा देखो, इसमें क्या गिवन है, f डैश x एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमारी f डैश x अगर स्ट्रेट लाइन है तो कहीं ना कहीं f डैश x किसका फंक्शन होगा, ये हमारे x का फंक्शन होगा। अच्छा, ये अगर x का फंक्शन है तो fx हमारा पक्की बात है क्या होगा, fx हमारा पक्की बात है क्वाड्रेटिक का फंक्शन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को x का फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब जो हमारा fx होगा वो पक्की बात है क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ही होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो fx होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, तभी हमारा f डैश x स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि x जैसा कुछ आएगा, स्ट्रेट लाइन यानी कि x, है ना, सिंपली। तो fx इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सही बात है, हमारा fx जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर क्या रीजन में क्या गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज लीनियर। हाँ भाई सही बात है, अब जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उनका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो लीनियर आएगा ही आएगा, क्योंकि x स्क्वायर हो 2x स्क्वायर हो, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कुछ इस तरीके से लिख देंगे तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव इज 4x, तो ये भी लीनियर है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव इज बेसिकली 2x का स्क्वायर इज 4x और प्लस 3, तो ये भी हमारा लीनियर है, तो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। तो हम लोग का बेसिकली जो क्वाड्रेटिक होंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन, उनका जो डेरिवेटिव होगा लीनियर होगा, यानी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। फिर क्या हमारा असर्शन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला सही है क्या, fx इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज
डेरिवेटिव ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज लीनियर। सही बात है कि हमारा डेरिवेटिव ऑफ सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन लीनियर होते हैं, इसी वजह से हमारा क्या होगा, fx जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, तभी हम कह पाएंगे ये fx हमारा क्वाड्रेटिक है, तभी हमारा f डैश x जो होगा लीनियर होगा। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। होपफुली समझे होगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है, y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। और एट द पॉइंट, पॉइंट कौन सा गिवन है, पॉइंट है 3,1, ठीक है। चलो अब हम लोग एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। रफ ग्राफ मतलब कुछ इस तरीके से होगा, है ना। मान लेते हैं ये हमारा होगा कुछ इस तरीके से ऐसे, और हमारा ये है पॉइंट कौन सा, ऐसे। तो ये है हमारा 3,1, है ना। ये हमारा टेंजेंट, ठीक है, यानी कि स्लोप से स्लोप का लाइन है, और ये हमारा फंक्शन है fx, है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा f डैश x एट 3,1, है ना। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लोप है, स्लोप है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा टेंजेंट t, इसको t से लिख दे रहा हूं, ये हमारा नॉर्मल है n, है ना। दोनों परपेंडिकुलर होंगे। आप ध्यान से देखो, अब हमारा ये fx फंक्शन है, fx फंक्शन है, ये है y। तो हम लोग का बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी dy by dx। अच्छा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी dy by dx, यानी इसको हम dy by dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। 2x स्क्वायर नहीं, सॉरी 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हम लोग का क्या आ जाएगा, dy by dx, है ना। यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट, अगर हम इसको अगर 3,1 पे निकालेंगे, यानी कि 3,1 पे हम लोग का स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ जाएगा, 3 रखेंगे तो हमारा बेसिकली 1 रखने के लिए 3 रखेंगे, 3 2 6, 6 माइनस 3 इज 3। तो हम लोग का बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है कि हमारा बेसिकली वो क्या होगा, हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को अगर हम मान लें, इसको अगर हम मान लें m1, ये अगर हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है और स्लोप ऑफ हमारा नॉर्मल m2 है, तो हमारा बेसिकली m1 into m2 क्या होगा, m1 into m2 minus 1 होगा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। तो m1 अगर 3 है तो 3 into m2 बराबर -1, तो m2 हमारा कितना आ जाएगा, -1/3, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1/3। और स्लोप हमारी किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से। तो हम लोग को पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 बराबर m into m कौन सा, m2, है ना, m2 x minus x1, है ना। तो y minus y1 पॉइंट कौन सा है, y minus 1 बराबर m2 कितना है, -1/3 x minus 3, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3y minus 3 बराबर -x plus 3, इसको इधर ले आएंगे x plus 3y, है ना। और ये क्या बन जाएगा, -6 बराबर 0। तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल x plus 3y -6 बराबर 0, है ना। होपफुली समझ में आएगा किस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, है ना। इजी सा था, पहले हम लोगों ने स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाला, फिर उससे हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया, है ना। इजी पार्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट, एक जंगल है, द पॉपुलेशन डेंसिटी p ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर एट ए डिस्टेंस r किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। अच्छा, हम लोग का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका एक फंक्शन गिवन है, यानी p बराबर क्या गिवन है, 10 + 20r माइनस 10r स्क्वायर, वेयर r इज बेसिकली r किलोमीटर्स में है कि कितने रेडियस ऑफ किलोमीटर में हम लोगों को देखना है कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, और ये हमारा p उसका फंक्शन है, ठीक है। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। अब देखो सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट हम लोग को देखो r किलोमीटर कहां से, एट ए डिस्टेंस, क्वेश्चन में देखो एट ए डिस्टेंस r किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि r हम लोग कहां से मेजर करना है, मतलब मान लो की बात, ये हमारा सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग को मेजर कहां से करना स्टार्ट करना है, आर सेंटर से ही स्टार्ट करना है। और हमसे पूछा कहां का है, सेंटर का ही पूछा है, तो सेंटर का ही पूछा है, तो सेंटर पे हमारा आर क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि हम लोग से क्या पूछा है कि बोला ये गया है कि हम लोग को डिस्टेंस कौन सी लेनी है, आर किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। अगर हम लोग को इस पार्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करना है इतनी दूर का, आर किलोमीटर दूर का, तो हम लोग को सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट से आर किलोमीटर दूर चलना है। लेकिन अगर सेंटर का ही फाइंड करना है तो हम लोग को कितनी दूर चलना पड़ेगा,
पड़ेगा, 1 भी किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा। r बराबर 0 यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट विल बी, जब हम r को 0 पुट कर दें, r को 0 पुट कर देंगे तो p हमारा कितना आ जाएगा 10। 10 का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें p ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्या लिखा है, इन थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 10,000 ऑफ एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि बेसिकली सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट में 10,000 जानवर हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10,000 जानवर है ना, ये बोला गया है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एट द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट। फिर सेकंड क्या बोलता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब डीपी बाई डी टी फाइंड करना है। अच्छा, अब हमें डीपी बाई डी टी फाइंड करना है, तो डीपी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी विल बी 10 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 20 dr by dt है ना, dr by dt, और माइनस ये आ जाएगा कितना 20r dr by dt है ना। हम लोग का कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये हमारा फंक्शन आगे फंक्शन ही पूछा था, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछा था, तो हम लोग का कुछ इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया 20 dr by dt माइनस 20r dr by dt, कुछ इस तरीके से है ना। फिर क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r इज द पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम। अच्छा, तो हम लोग को क्या करना है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम करनी है, तो मैक्सिमम बनेगा हमारा जब dp by dt 0 हो जाएगा, ये मतलब हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देंगे तो हमारा dr by dt कॉमन ले लेंगे, dr by dt कॉमन लेके 0, मतलब कुछ इस तरीके से 20 dr by dt माइनस 20r dr by dt है ना, इक्वल्स टू 0। तो अब हम dr by dt कॉमन ले लेते हैं, dr by dt कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से 20 माइनस क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 20 माइनस 20r dr by dt। अब हमारा dr by dt 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 20 माइनस 20r बराबर 0। अब इसको हम लिख देंगे कैसे, 20 बराबर 20r, तो हमारा r कितना आ जाएगा 20 by 20 यानी कि 1। तो हमारा बेसिकली 1 किलोमीटर पे मैक्सिमा बन रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर की रेंज में, मतलब सेंटर से जब हम 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हमारा उस 1 किलोमीटर दूर जाने पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। 1 किलोमीटर से कम जाने पर, यानी कि 0 से लेके 1 किलोमीटर तक, वहां पे भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, और 1 किलोमीटर से आगे जाने पर भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा, मतलब ये अगर हमारा P वर्सेस R का ग्राफ बना ले तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ वेरी करेगा, जिसमें हम लोग का ये जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आ रही है, ये आ रही है 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आ रही है, उससे पहले कम है, उसके बाद भी कम है, कुछ इस तरीके से है ना। और इसमें ये 0 से भी स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 10,000 से हो रहा है ना, तो हमारी ऐसे से कुछ वेरी करेगा, ठीक है। तो हम लोग का R बराबर 1 किलोमीटर पे क्या होगा, हम लोग का मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। अब मैक्सिमा आ रहा है, ये भी कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे d2p बाय dt स्क्वायर बराबर, इसका डबल डिफरेंशिएशन विल बी 20 d2r बाय dt स्क्वायर, और इसका डबल डिफरेंशिएशन विल बी, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ये फंक्शन है और एक हमारा ये फंक्शन है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस है ना, इसको इधर लिख देते हैं -20, इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेसिकली dr by dt, और ये एज इट इज यानी कि dr by dt का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन इज d2r by dt स्क्वायर, और ये एज इट इज यानी कि -20r d2r by dt स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव कब आएगा, अगर हम r को 1 किलोमीटर रखेंगे, अगर हम r को 1 किलोमीटर रखेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये पार्ट तो हमारा नेगेटिव है,
ये पार्ट हमारा पूरा क्या है, ये पार्ट नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि dr/dt कुछ भी होगा उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव और उसका स्क्वायर किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया यानी कि -20 से। तो ये हमारा पार्ट इतना नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। उसके बाद r भी हमारा क्या है, r हमारा पॉजिटिव है, r हमारा पॉजिटिव है। और d2r/dt स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, d2r/dt स्क्वायर हम लोग का क्या आ रहा है, d2r/dt स्क्वायर, यानी कि इसको हम अगर क्या करें d2r/dt स्क्वायर हम लोग का क्या आ रहा है, अगर हम इसको पॉजिटिव टर्म माने तो बेसिकली ध्यान से देखो, अगर हाँ सॉरी r अगर हम 1 रख देंगे, r अगर हम 1 रख देंगे तो 20 d2r/dt स्क्वायर और -20 d2r/dt स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। और फिर हमारे पास क्या बचा, -20 dr/dt का होल स्क्वायर। तो dr/dt का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, उसको मल्टीप्लाई किया -20 से तो ओवरऑल नेगेटिव, और ओवरऑल नेगेटिव बना है यानी कि लेस देन 0। तो हमारा ये किसका केस है, ये हमारा केस है मैक्सिमा का, यानी कि हम लोग को पता चल गया कि ये मैक्सिमा का केस है। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे है ना। r बराबर 1 किलोमीटर, r को 1 इसमें रख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल ये नेगेटिव तो मैक्सिमा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, प्रूव दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनिमल्स वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट बाय प्रूफ क्या करना। सीधी सी बात है, फ्रॉम अगर हम देखें क्या 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी 1 पे मैक्सिमम है। तो यानी कि पहले बढ़ी होगी फिर उसके बाद घटना चालू करी होगी, यानी कि 1 किलोमीटर तक बढ़ी और फिर 1 किलोमीटर के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कम होना स्टार्ट कर दी, कम होने स्टार्ट कर दी, यानी कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है विद डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रहा है वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बदल रही है। और यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो गया डायरेक्टली, बस पार्ट में प्रूव हो गया, प्रूव दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनिमल्स varies with distance from the center of the forest। यानी पहले बढ़ी फिर कम हो गई, यही वैरी मतलब चेंज हो रही है, चेंज हो रही है मतलब कि पहले बढ़ी फिर कम हो गई, तो चेंज ही तो हो रही है, डायरेक्टली ना बढ़ती चली जा रही है ना घटती चली जा रही है, चेंज हो रही है, बढ़ी फिर घटी। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सा था, है ना, होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की हमसे क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कौन सा कर्व है, y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 8 फॉर विच द एब्सिसा मतलब x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट बेसिकली, और एंड ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, है ना। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम रेट, मतलब बेसिकली बोला है कि dy/dt किसके बराबर है, dy/dt किसके बराबर है, dx/dt के बराबर क्या है, गिवन है, हम लोग को ये गिवन है पार्ट। अच्छा, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2y dy/dt, 2y मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy/dt, और 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 dx/dt। अच्छा, और प्लस 8 तो ये तो 0 बन जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है कि dy/dt और dx/dt बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो हमारा क्या आ गया, 2y बराबर 4, 2y बराबर 4 मतलब y बराबर आ गया 2, y बराबर अगर आ गया 2 तो हम इसको यहाँ रख देंगे, y बराबर 2 आ गया तो इसको हम इधर रख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4x प्लस 8, 2 का स्क्वायर इज 4 बराबर 4x प्लस 8, तो 4x कितना आ गया, 4x आ गया 4 माइनस 8 यानी कि -4, और x आ गया कितना, -1। तो हम लोग के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आ गया हम लोग का, कोऑर्डिनेट्स आ गया कितना, -1, ओहो -1, -1, हम लोग का पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट पे मतलब क्या होगा हमारा, जिस पॉइंट पे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा के, यानी कि dy/dt dx/dt के बराबर होगा इस पॉइंट पे, इस फंक्शन के लिए, है ना। तो कुछ इस तरीके से फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस तरीके से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, है ना। होपफुली समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी सा था। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, द लाइन विच इक्वेशन y बराबर 6x - 1 इज द टेंजेंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है, y बराबर 6x - 1, हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है ना। इज द टेंजेंट टू द ग्राफ एट x बराबर 4, एट किस पॉइंट पे, एट x बराबर 4, इस पॉइंट पे हमारा ये ग्राफ पे टेंजेंट है। मतलब मान लो कि बात हमारा ग्राफ देखो, अगर ये लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ हमारा जो होगा fx होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक, मान लो कि बात ऐसा बना है, कुछ किस तरीके से हम लोग का ग्राफ बना है, और मान लो हमारा कहाँ पे x बराबर 4, यानी कि कुछ इस तरीके से टेंजेंट होगा ऐसा, यानी कि ये हमारा पॉइंट है किसका, ये हमारा पॉइंट है जिसपे हमारा टेंजेंट आ रहा है, यानी कि
ये पॉइंट है कौन सा, एट x बराबर 4। इस पॉइंट पे हमारा क्या है, x क्या है 4, x है 4 है ना। ये हमारी किसकी इक्वेशन है, ये हमारा fx है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है क्वाड्रेटिक, और ये हमारा टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन क्या गिवन है, y बराबर 6x - 1, ठीक है। अब क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f-4। f-4 से पहले हम लोग निकालते हैं f-x। f-x का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग की y बराबर 6x - 1 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमसे पूछा गया, मतलब ध्यान से देखो, तो हम लोग को अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो और उससे हम लोग क्या पूछे, स्लोप पूछा जाए, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस c, mx प्लस c, वेयर c इज -1, m इज 6, वेयर m क्या होता है, m होता है हमारा स्लोप ऑफ द इक्वेशन। अगर ये हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन है तो m हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि f' क्या हो जाएगा, 6। तो अगर हमारा f' भी पूछे तो f' यानी कि इसी पॉइंट पर हम लोग का, अगर इसी पॉइंट पे हम लोग का ये बना है, टेंजेंट बना है, तो f' वो हमारा कितना ही आएगा, वो हमारा 6 ही आएगा। f'4 हम लोग का बेसिकली 6 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है हम लोगों से, फाइंड f(4). f(4) का मतलब क्या हुआ कि हमारा वो पॉइंट, हमारा ग्राफ का वो पॉइंट जहां पर, मतलब सॉरी फंक्शन का, हाँ फंक्शन की वो वाली वैल्यू जहां पर हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो, टेंजेंट जहां पे ड्रॉ किया गया है वहां पे टेंजेंट और हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, क्या हो रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा टेंजेंट जो है स्लोप को डिनोट करेगा, टेंजेंट हमारा स्लोप को डिनोट करेगा उस पॉइंट पे। तो हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा टेंजेंट है, और उस पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे, दोनों मीट कर रहे होंगे, मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेंगे या फिर टच करके निकल जाएंगे, टच करके निकल जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा उस पॉइंट पे। और उस पॉइंट पे f(4) की वैल्यू कहें या फिर f ऑफ इसकी मतलब टेंजेंट की वैल्यू कहें, दोनों की बराबरी आएगी ना, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर हम x और x बराबर 4 इस पॉइंट पे देखें तो ये वाला पॉइंट इस ग्राफ का भी पार्ट है और ये वाला पॉइंट इस ग्राफ का भी पार्ट है। तो अगर हम f4 की बात पूछे कि f4 कितना होगा, यानी कि अगर हम फंक्शन में 4 रख दें, फंक्शन में x की जगह 4 रख दें, तो हम अगर पूछें कि इस पॉइंट पे 4 अगर हम रख दें तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो उसके ही तो बराबर होगी जो हमारा टेंजेंट होगा, उसमें अगर हम x की जगह 4 रख दें उसको टेंजेंट भी तो उतनी ही वैल्यू देगा। क्यों देगा, क्योंकि हमारा टेंजेंट भी तो ध्यान से देखो उसी पॉइंट से पास कर रहा है जहां से हमारा फंक्शन पास कर रहा है। तो टेंजेंट की वैल्यू और हमारा बेसिकली उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि अगर हमारा 4 इधर रखेंगे तो भी हमारा y सेम आएगा, अगर हम 4 इसमें रखेंगे तो भी हमारा y सेम आएगा, यानी फंक्शन सेम आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग को f(4) निकालना है तो f(4) हम लोग का बेसिकली हो जाएगा क्या, 6 × 4 - 1, यानी कि 6 4 जा 24 - 1 23। कुछ इस तरीके से हम लोगों का ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो हमसे पूछा था f'4, और ये हम लोग का क्या आ गया बेसिकली f(4), यानी कि हमारा क्या आ गया, ये फंक्शन की वैल्यू 4 पर। फंक्शन की वैल्यू सिंपल सी बात है, मतलब अगर जैसे मैं पूछूं ये हमारी लाइन है, ये कोई लाइन है y बराबर 2x + 3, ठीक है, और ये कोई लाइन है y बराबर 5x + 1, है ना। मान लो एक बात ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जिस भी पॉइंट पर x, y, x1, y1 लिख देता हूं मैं, चलो x1, y1 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो x1, y1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और x1, y1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ x बराबर 4 है, तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा fx की, और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो f(4) अगर पूछा गया है, मतलब हमारे इस इक्वेशन का पूछा गया है कि इस पॉइंट पे हमारा कि अगर 4 रखेंगे तो y कितना आएगा, तो हम इस इक्वेशन की तरफ रखते हैं कि 4 रखेंगे तो y कितना आएगा, क्योंकि दोनों के लिए y हमारा सेम आएगा क्योंकि x हमारा सेम है। तो वैसे ही जैसे इसमें है कि दोनों इक्वेशन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारी x एक x पे एक ही y आ रहा है, वहां पे भी एक x पे एक ही y आएगा दोनों फंक्शंस के लिए, क्योंकि दोनों हमारे या तो टच कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से f(4) कितना आ गया, 23। तो होपफुली है ना क्वेश्चन समझ में आया होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हम लोगों ने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो पूछा गया था, और हम लोगों ने f(4) भी निकाल लिया है ना। इजी सा था पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से पूछा गया कि हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, इधर उल्टा सवाल पूछ लिया है ना। होपफुली समझोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। मतलब हमारा सिलेंडर है, स्फीयर के अंदर, मतलब स्फीयर बना लेते हैं, ये हमारा स्फीयर है मान लो कुछ इस तरीके से, और सिलेंडर बना है हमारा कुछ इस तरीके से, जैसे है ना ये। ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। और क्या बोला गया है हम लोग से, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इस स्फीयर का रेडियस है 3√3 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या है, 3√3 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। ओके, ये रेडियस है। अब हम लोग को वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, देखो हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, हम लोग कांस्टेंट वैल्यू का यूज करके अपनी चीज को मैक्सिमाइज करता है, ये हमें पता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होती है, सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। आर किसका, आर सिलेंडर का, एच किसका, एच इसका हमारे सिलेंडर का। तो आर ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, आर ऑफ सिलेंडर विल बी ये कितना पार्ट, कितना पार्ट, ये हमारा आर ऑफ सिलेंडर, एच ऑफ सिलेंडर हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। अब हम लोग इन दोनों चीजों को, मतलब अब हम लोग को v को चाहिए सिर्फ एक हमारे वेरिएबल के टर्म्स में, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट का यूज करके एक वेरिएबल को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखो, अगर हम ये पार्ट को ज्वाइन कर दें, अगर हम सिलेंडर के इस पार्ट को ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली इस पॉइंट से टच कर रहा है और इस पॉइंट से टच कर रहा है, यानी स्फीयर के एक पॉइंट से टच कर रहा है, स्फीयर के दूसरे पॉइंट से टच कर रहा है। तो ये पक्की बात है, स्फीयर का डायमीटर, अगर ये स्फीयर का डायमीटर है तो ये कितना, इसका, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 6√3 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको कहते हैं क्या, ये हमारा है डायमीटर, डायमीटर हमारा डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अब हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ये पार्ट क्या है, ये हमारा है आर और आर, यानी कि ये हमारा है डायमीटर किसका, ये हमारा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और ये हमारा डायमीटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये यहां से दो मतलब हमारे पार्ट्स को टच कर रहा है, किसको, हमारे स्फीयर के, इसको स्फीयर स्फीयर जो सिलेंडर है उसके इस कोने से इस कोने तक। तो ये हमारा डायमीटर है डी और ये हमारी हाइट है एच, ये हमारा आर और आर। तो अब ध्यान से देखो, तो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि अब हमारा ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हमारा बेसिकली ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि डी स्क्वायर किसके बराबर है, डी स्क्वायर बराबर है हमारे एच स्क्वायर और प्लस 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर यानी कि 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर इज कितना 36, 36 into 3, 36 into 3 इज 108, है ना। अभी यूनिट टू यूनिट बाद में देख लेंगे, है ना। एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल गई है। अब इस इक्वेशन का यूज करके इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, और हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में v को हम लोग लिख लेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, v बराबर, ध्यान से देखो, r स्क्वायर इसमें है, हम लोग का r स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देते हैं अपना ये, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लोग r स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, r स्क्वायर बराबर 108 माइनस एच स्क्वायर, है ना, 108 माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4, कुछ इस तरीके से। तो हम v को कैसे लिख सकते हैं, पाई, है ना, 108 माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू किसके साथ, इंटू एच, कुछ इस तरीके से। तो v को हम फाइनली कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से कि पाई एच 108 डिवाइड बाय 4, है ना, 108 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाय 4 इज बेसिकली 27, राइट, 27, हाँ, क्योंकि हाँ ठीक है, सही है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, h पाई 27 पाई h, 27 पाई h माइनस h क्यूब, है ना, h क्यूब पाई h क्यूब डिवाइड बाय 4, स्विच, है ना, पाई h बाय 4, पाई h बाय 4 इंटू दिस, है ना, पाई h बाय 4 इंटू दिस और पाई h बाय 4 इंटू दिस। तो पाई h बाय 4 इंटू दिस इज पाई
एच क्यूब डिवाइड बाय 4, है ना। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया सिर्फ एच एक वेरिएबल के टर्म में, हमें यही लाना होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डीवी बाई डी एच, डीवी बाई डी एच, डीवी बाई डी एच हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 27 पाई एच हम लोग का चला गया, है ना। और इसको हम लोग लिख देंगे कैसे, 3 पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमारे डीवी बाई डी एच जीरो होना चाहिए मैक्सिमा या मिनिमा केस में, तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे। इसको जीरो करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 27 पाई बराबर 3 पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 3 से ये जाएगा 9 टाइम्स, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो हमारा 4 इंटू 9 एच स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 9 यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6, हमारा 6 सेंटीमीटर के आगे एच आ गया, एच आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें फाइंड करना, एच हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, तो हमारा आर कितना आ जाएगा, आर हम लोग का कितना आ जाएगा, अगर हमारा ये आया है एच आया है 6 सेंटीमीटर, तो आर हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो 108 माइनस एच स्क्वायर यानी कि 36, 108 माइनस 36 कितना हो गया हमारा 72 डिवाइड बाय 4, 72 डिवाइड बाय 4 इज 18, है ना। हाँ 18, और 18 का अंडर रूट, 18 का अंडर रूट इज 9 इंटू 2 का अंडर रूट यानी कि 3√2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, आर की वैल्यू 3√2 सेंटीमीटर, एच और आर ये दोनों हमारे आ गए, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमा बन रहा है मिनिमा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन यानी कि d2v बाई डी एच स्क्वायर, d2v बाई डी एच स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, d2v बाई डी एच स्क्वायर हमारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 0 और ये हमारा कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 पाई h बाय 4, 6 पाई h बाय 4, और h हमारा कितना है, h हमारा 6 है। h अगर हम 6 लेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, h हमारा 6 लेंगे तो 6 इंटू 6 36 बाय 4 9 यानी कि -9 पाई इज बेसिकली नेगेटिव, और नेगेटिव है तो ये हमारा किसका केस है, ये हमारे मैक्सिमा का केस है, मैक्सिमा का केस है। तो हम लोगों ने मैक्सिमा प्रूव कर लिया, यानी कि मैक्सिमम ही आएगा जो भी आएगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोगों ने मैक्सिमम प्रूव कर लिया, हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ जाएगा, बेसिकली हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और हमसे बोला था पाई के वैल्यू, पाई के फॉर्म में हम लोग को आंसर छोड़ देना है। तो वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3√2 का स्क्वायर यानी कि 18 इंटू एच इंटू 6, तो 18 6 कितना होता है, 18 5 होता है हमारा 90, और 18 6 108, तो 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, फाइनली हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर, है ना। होपफुली इजी सा था भाई, सेम चीज हम लोग को एक कांस्टेंट का यूज करके अपने दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करना है और अपना मैक्सिमम मिनिमम प्रूव कर लेना है, अपना जो भी वैल्यू निकाल जाएगी, ठीक है। तो होपफुली इजी सा पार्ट समझ में आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, हमसे क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व, कौन से कर्व पे, y बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, अच्छा, विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन, y बराबर 3x माइनस 3, अच्छा। तो एक काम करते हैं, डायग्राम, रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लो की बात, ये देखो क्वाड्रेटिक है, तो हमारा ये कुछ ऐसा सा बना होगा, और हमारी क्लोजेस्ट स्ट्रेट लाइन मान लो की बात है होगी कुछ ऐसे जा रही होगी, यानी कि हम लोग का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो होगा कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट है ना, कुछ इस तरीके से हमारा ये क्लोजेस्ट, ये हमारा नहीं है, ध्यान से रुको मैं फिर से बना देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोजेस्ट पॉइंट, कुछ इस तरीके से। हमारे को किस पे बताना है, इस पे बताना है, यानी कि मान लेते हैं इस पे कौन सा पॉइंट है, x1, y1 है, इस पे पॉइंट हमारे कर्व पे है ना, इस वाले पे हमारा x1, y1 पॉइंट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं y1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 7x1 प्लस 2, कुछ इस तरीके से, हाँ है ना। और ये हमारी कौन सी स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है ना, ये तो फाइंड करना है which is closest to the straight line, closest to the straight line का मतलब डिस्टेंस हमारी मिनिमम है, और डिस्टेंस मिनिमम यानी कि हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है पॉइंट और लाइन के बीच, पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा ये, कि अगर हम लोग कैसे लिखें, हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो आता है कितना, डिस्टेंस बराबर a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, का अंडर रूट और इसका मॉड, वेयर a
वेयर ए जो हम लोग का जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स सॉरी बी वाई प्लस सी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हम लोग की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। उसमें हम वो पॉइंट पुट करते हैं जिस पॉइंट की हम लोगों को क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो कुछ इस हिसाब से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, अपनी डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ए एक्स 3x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग x1 y1 जिस पॉइंट की हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करनी है वो इसमें पुट कर देंगे और इस फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस लिख लेंगे। तो डिस्टेंस मान लो लिख लेते हैं अपना, क्या लिख लेते हैं, कैपिटल डी है ना। कैपिटल डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा 3x1 प्लस हमारा कितना 3x1 माइनस y1 माइनस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि x का कोफिशिएंट और b और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट है ना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 9 प्लस 1 10 और 10 का अंडर रूट यानी कि अंडर रूट ऑफ 10, कुछ इस तरीके से ये हम लोग का d आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है बेसिकली, आप ध्यान से देखो हमारा d है दो वेरिएबल्स के टर्म्स में x1 और y1। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक y को हटा के बेसिकली सिंगल हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में ले आएंगे, फिर हम लोग बेसिकली डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर देंगे और मतलब डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, ताकि हम लोगों को मिनिमा या मैक्सिमा अपने हिसाब से मिल जाए। फिर हम लोग चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव से कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले रिलेशन का यूज करके y1 की जगह x1 हम लोग ले आते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं d बराबर क्या लिख सकते हैं 3x1 माइनस y1 कितना हो जाएगा हमारा x1 का स्क्वायर प्लस 7x1 प्लस 2 है ना, कुछ इस तरीके से माइनस 3 है ना, डिवाइड बाय रूट 10, ठीक है। तो d हमारा कितना हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा बेसिकली 3x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 7x1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय रूट 10। तो d हमारा कितना आ जाएगा, d हमारा फाइनली आ जाएगा माइनस x1 का स्क्वायर 3x1 माइनस 7x1, 3x1 माइनस 7x1 कितना हो जाएगा, ध्यान देना ये मॉड है, इधर मॉड भी लगा है ना ऐसे। तो 3x1 माइनस 7x1 कितना हो जाएगा हमारा माइनस 4x1 और माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5 है ना, माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। अब ध्यान से देखो माइनस माइनस माइनस, अब इसमें मॉड लगा है तो हम क्या करेंगे, माइनस को डायरेक्टली हटा भी सकते हैं ना, मॉड बेसिकली यही तो करता है, माइनस को हटा सकता है, पॉजिटिव टर्म ले आएगा, पॉजिटिव टर्म हमारी क्या बन जाएगी x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10 है ना, मॉड। अब इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को बेसिकली निकाल लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे d डिफरेंशिएशन ऑफ d डिस्टेंस डिवाइड बाय d ऑफ d dx1 है ना, d ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x1 है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली कैसे, 1/√10 इसको बाहर ले आते हैं है ना, 1/√10 डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला स्क्वायर, ये हमारा इसका फंक्शन का वो कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा। अब हम लोग उसको बेसिकली ये अंडर रूट हटा सकते हैं, मतलब सॉरी मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसका अगर हम लोग वो निकाल के देखें पॉजिटिव कैसे, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव हमारा ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव इस वजह से, क्योंकि अगर हम इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो b स्क्वायर आ रहा है 16 और 4ac यानी कि 4 into 1 into 5 यानी कि 20, 16 माइनस 20 ये आ रहा है नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और इसका जो वो वाला है x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है पॉजिटिव। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हमारा ओवरऑल जो वैल्यू होती है स्क्वायर की पॉजिटिव होती है। तो ये हमारी पूरी पॉजिटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू अपॉन पॉजिटिव वैल्यू तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड हम लोग डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके कैसे लिखेंगे, x1 के स्क्वायर का मतलब डिफरेंशिएशन विल बी 2x1 प्लस 4, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, हम लोगों ने इसको ऐसे क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे तो ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई 2x1 प्लस 4, ये हमारा x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा -2, x1 अगर हमारा -2 आ गया तो y1 हमारा कितना आ जाएगा, तो y1 हमारा आ जाएगा बेसिकली x1 आ गया -2 तो -2 का स्क्वायर इज कितना, y1 हमारा आ जाएगा बेसिकली -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 7 into -2, 7 into -2 is
-14 प्लस 2, तो 4 2 6, 6 माइनस 14 इज -8, है ना? सही तो आ रहा है, चेक फुली। -2 का स्क्वायर इज 4 और 7 into -2 इज -14 प्लस 2, तो 4 2 6, 6 माइनस 14 इज -8, सही है। तो y1 हमारा कितना आ गया बेसिकली -8, है ना? तो हम लोग के पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट आ गया -2, -8। हम लोग का बेसिकली पॉइंट जो हम लोगों से पूछा गया था x1, y1 हमारा -2, -8 आ गया। लेकिन अभी में ये भी तो चेक करना है कि मैक्सिमम आया मिनिमम, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि d2d अपॉन dx1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली आ जाएगा, इसका भी निकाल लेते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 1 अपॉन √10 इंटू 2 हमारा ये आ गया बेसिकली क्या, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमारा मिनिमा है। और मिनिमा ही तो मैं बताना था कि क्लोजेस्ट लाइन है, यानी कि डिस्टेंस इज द मिनिमम, डिस्टेंस हमारी मिनिमम होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर लिया गया है एंड हमारे मैक्सिमम मिनिमा का यूज कर लिया गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन होपफुली समझ में आएगा। ये चीज याद रखनी थी, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है पॉइंट का किसी लाइन से, वो होता है a x1 + b y1 + c √a² + b² का ये, है ना? और वो हमारी जो ax1 + b y1 + c होती है, उसमें से ax + by + c होता है हमारा क्या, लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में। उसमें हम उस पॉइंट को पुट करते हैं जिससे हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो हमारी डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर निकाल के 0 कर देंगे। हमारा -2, -8 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या पॉइंट आ जाएगा x1, y1। कुछ इस हिसाब से हमारा 22 वाला क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ fx बराबर क्या है, fx हम लोग को गिवन है x³ - 48x, है ना? फिर फाइंड द इंटरवल वेयर f फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्लोप हमारी नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है मतलब f' कितना आ जाएगा हमारा, 3x² - 48, ये हमारा नेगेटिव है। ये नेगेटिव है मतलब 3 कॉमन ले लो, x² - 16 नेगेटिव है, x² - 16 नेगेटिव है, x + 4 x - 4 हमारा नेगेटिव है। तो हमारा इधर से रूट आ रहा है -4, इधर से रूट आ रहा है +4। तो हम लोग क्या बना लेंगे, हम लोग बना लेंगे बेसिकली वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। इधर आ जाएगा -4 पहले, फिर इधर आ जाएगा 4, है ना? हम लोगों ने नंबर लाइन बना ली कुछ इस तरीके से, है ना? अब क्या करेंगे, 4 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, रख के देख लो इसमें, ये हमारा ओवरऑल ये इक्वेशन पॉजिटिव आएगी। इसके बीच में रखेंगे -4 और 4 के बीच में, ये नेगेटिव आएगी, ये हमारी इक्वेशन। और फिर इसके पहले क्या आएगी, पॉजिटिव। और हम लोग को लेना है कौन सा, नेगेटिव पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। तो हम लोग क्योंकि ओपन सर्कल लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो हम लोग -4 से 4, तो हमारा x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू -4 to 4। इस पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे क्या होगी, ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हमारी स्लोप जो होगी नेगेटिव होगी, स्लोप नेगेटिव होगी, और हमारा फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिक्रीज करेगा, है ना? होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 24। क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या है, y बराबर x² + 2x - 1 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 मान लेते हैं। m1 कितना है, m1 हो जाएगा 0, क्योंकि पैरेलल है x एक्सिस का, x एक्सिस का स्लोप है 0, तो m1 भी हमारा 0। तो हम इसका टेंजेंट का स्लोप कैसे लिख सकते हैं, dy/dx कितना हो जाएगा, 2x + 2। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना, स्लोप बराबर है 0 के। तो हमारा बेसिकली x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -1, x आगे -1, तो हमें क्या बताना था, पॉइंट बनाना था। x आगे -1, इसको पुट कर देते हैं -1 इसमें, तो हमारा y कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर + 2 × -1 × -1, तो ये हमारा y आ जाएगा कितना, 1 -2 -1, तो 1 -1 0, ये आ जाएगा -2। तो हमारा बेसिकली y आ गया -2, x आ गया -1, तो हमारा पॉइंट आ गया क्या, पॉइंट हमारा आ गया -1, -2, है ना? किस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा, या फिर कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली, या फिर कह सकते हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना? इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा x एक्सिस के, है ना? होपफुली समझे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, अ विलेज चीफ वांट्स टू बिल्ड अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। अच्छा, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक बनाना है विद अ स्क्वायर बेस, एक स्क्वायर बेस होगा। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा सा, मतलब ये
है ना। ये स्क्वायर बेस है ना। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा स्क्वायर बेस है ये, है ना। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है, और ये हमारा पूरा हाइट है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब विलेज चीफ वांट्स टू बिल्ड अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड एन ओपन टॉप। इसका टॉप जो है वो ओपन है, यानी कि ये कवर है, ये कवर है, ये कवर है, पीछे वाला कवर है, आगे वाला कवर है, ऊपर वाला ओपन है, ठीक है। फिर तो टॉप टू स्टोर 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम कितनी, देखो 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर्स होते हैं, तो 50,000 लीटर्स का मतलब क्या होगा, 50,000 लीटर्स का मतलब हो गया हमारा 50 मीटर क्यूब, है ना। फिर हमारी वॉल्यूम कितनी आ गई, वॉल्यूम फिक्स हो गई, देखो हम लोग को कांस्टेंट मिल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब हम लोग की वॉल्यूम आ गई, ठीक है। फिर क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ द स्टेनलेस स्टील शीट रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इज 60,000 पर स्क्वायर मीटर। तो हमारी जो स्टेनलेस स्टील है उसका कॉस्ट कितना है, मतलब अगर स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर बेसिकली स्क्वायर मीटर यूनिट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया स्क्वायर मीटर ना, तो हमारी मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, नहीं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो भी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, नीचे का आज इधर का आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर का तो खाली है ना। तो हमारे पास 5 सरफेसेज है, ठीक है। तो 5 सरफेसेस के लिए हम लोग क्या करना है, स्टेनलेस स्टील लगानी है, और हर एक स्क्वायर मीटर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 60,000 है। फिर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टैंक दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट, यानी कि जो हमारा कॉस्ट होगा स्टेनलेस स्टील शीट का वो मिनिमम आना चाहिए, और मिनिमम कॉस्ट भी बताना है। अच्छा, तो हम लोग को देखो कांस्टेंट वैल्यू पता है, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया हम लोग का होना चाहिए मिनिमम, ताकि कॉस्ट का मिनिमम है ना, कॉस्ट का मिनिमम आएगा जब हमारा सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो हम लोग को मिनिमाइज किसको करना है, सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेंगे तो कॉस्ट भी मिनिमम आएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस एरिया को हम एस से लिख देते हैं, फिर ए से लिख देते हैं। ए हमारा, ध्यान से देखो, हमारा ए मान लेते हैं, ये हाइट है इसकी h, अगर हमारा ये है इसकी हाइट h, और इसका स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस था मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर बेस का मतलब यही तो हो गया चारों साइड बराबर। अगर ये बराबर है और इसकी साइड h है ना, तो ये x और ये h है ना। तो इसका हम लोग कैसे एरिया लिख सकते हैं, एरिया इसका कितना हो जाएगा, नीचे वाले स्क्वायर का ये हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। उसके बाद बात आती है ये जितने भी आजू बाजू की दीवारें हैं, यानी कि दाएं बाएं आगे पीछे, तो ये कितना हो जाएगा h इंटू एक्स, यानी कि h इंटू एक्स, और कितनी है आगे पीछे दाएं बाएं, तो 4hx, है ना। हम लोग के पास ये आ गया, बेसिकली ये क्या आ गया, एरिया। ये हम लोग के पास क्या आ गया, एरिया आ गया, है ना। और इसमें दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। अब हम इसको कैसे हटाएंगे, कांस्टेंट का यूज करके। कांस्टेंट का कैसे यूज करेंगे, वॉल्यूम बराबर 50 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हम लोग कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे इसकी बेसिकली x इंटू h, यानी कि x स्क्वायर h बराबर है 50 मीटर क्यूब। ये है हमारा वॉल्यूम है इसके बराबर। हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को नहीं एच को रिप्लेस कर देते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा 50/x², ठीक है। एच को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब इधर रख देते हैं a बराबर x² प्लस 4h की जगह 50/x² इंटू x, तो x से एक x कटेगा, a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 200/x, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, dA/dx निकाल लेंगे, dA/dx, तो ये कितना आ जाएगा 2x, है ना, 2x माइनस 200/x², कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा जीरो होना चाहिए, अगर जीरो होना चाहिए तो 2x बराबर 200/x², तो x³ आ जाएगा, x³ है ना बराबर 100, x³ बराबर 100 आ गया। x³ अगर हमारा 100 आ गया तो हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा बेसिकली x आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 100। क्यूब रूट ऑफ 100 मतलब क्यूब रूट ऑफ 100 10 into 10 क्यूब रूट ऑफ 100 ही लिखेंगे ऐसे, है ना, क्यूब रूट ऑफ 100 सिंपली। तो x हमारा आ गया क्यूब रूट ऑफ 100, राइट, है ना, राइट सही आ रहा है ना। फिर इसके बाद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ सही आ रहा है। तो x हमारा आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 100, यानी कि ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 4.64 मीटर के अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली 4.64 मीटर, ठीक है। h हमारे कितना आ जाएगा, हाइट हमारी आ जाएगी बेसिकली, हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, हाइट हमारी आ जाएगी 50/x² थी ना, 50/x² मतलब 50/100 के क्यूब रूट का स्क्वायर, यानी कि 2/3। तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इज कितना, 10,000, 10,000 का क्यूब रूट, है ना। तो वो बेसिकली हमारा बेसिकली जो भी होगा डिवाइड आके 50 से डिवाइड करेंगे तो h हमारा अप्रोक्सीमेटली h आ जाएगा कितना, 2.32 मीटर, है ना, h आ जाएगा इतना, ठीक है। फिर ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा कितना, x², यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू एच एक्स, 4 इंटू दिस हमारा बेसिकली सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया विल बी 64.64 मीटर स्क्वायर, है ना। ये तो हमारा सरफेस एरिया आ गया। अब पता करना है कि मिनिमम है मैक्सिमम, तो उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, d2a/dx², ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 प्लस 400/x³, 2 प्लस 400/x³, x³ कितना 100 है, तो 2 प्लस 400/100, तो ये 0 0 गया, 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये किसका केस है, मिनिमा का, यानी कि मिनिमा का केस है। मतलब ये हमारा क्या है, मिनिमम कॉस्ट आ गया, यानी कि मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया आ गया। तो कॉस्ट हमारा कितना आ जाएगा, कॉस्ट हमारा बेसिकली आ जाएगा 60,000 इंटू दिस, तो 60,000 इंटू ये हमारा एरिया, तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 3878400 रुपीज, 3878400, कुछ इस तरीके से, है ना। 3878400 हम लोग का मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा। एंड इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, कंप्लीट, है ना। होपफुली समझ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 26 क्या कहता है, अ पेपर वेट मैन्युफैक्चरर इज डिजाइनिंग अ पेपर वेट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ही वांट्स टू कीप द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू बी मैक्सिमम, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3√3 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन 21 नहीं किया था। तो क्वेश्चन 21 जैसा ही है, क्वेश्चन सेम है, तो भाई दोबारा करने का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, डेटा भी सेम दिया, 3√3 सेंटीमीटर का रेडियस का स्फीयर, है ना। तो सेम ही क्वेश्चन को दोबारा करने का कोई वो नहीं बनता, प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर पता, और इवन क्वेश्चन भी एग्जैक्ट है, तो होपफुली कर लोगे अपने आप से, कुछ नया नहीं है, बस सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, होपफुली हो जाएगा, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को सेव करता हूं एंड इसी के साथ मैं ये वाला पार्ट जो है पार्ट 2 ऑफ एओडी का क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी खत्म करता हूं। अब मिलेंगे अपन किसमें, पार्ट 3 में, है ना। उसमें बाकी क्वेश्चंस जितने भी हैं वो डिस्कस जितने हो पाएंगे करेंगे, है ना, ताकि हमारे वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे लंबे ना हो, अच्छी खासी सबकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो अब इसी के साथ हम लोग का ये वाला पार्ट होता है खत्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिला जाएगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, चला जाएगा।